सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी फॉर सेल्फ। तो इस सीरीज में हम लोग अभी देख रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 और उसका सब टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये बात हम लोग जान चुके हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, और ना ही कोई एटम कहीं गायब हो जाता है और ना ही कोई एटम कहीं से पे आ जाता है। तो अब भाई केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन में जो बॉन्ड्स होते हैं एटम्स के बीच में, जो एटम्स के बीच में बॉन्ड्स होते हैं, या तो वो टूट जाते हैं या तो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन में या तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है या तो मेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है, जिससे कि न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। तो उसके बाद हमने पहला टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो डेफिनेशन था, उसके हिसाब से कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट से, दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर कोई एक ही प्रोडक्ट बनाए, तो उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते थे। और उसका एक एग्जांपल है कि CaO अगर वाटर के साथ करता था कंबाइन तो बनता था CaOH2। तो ये हो गया एक प्रोडक्ट और दो रिएक्टेंट। अब हम लोग आज देखेंगे अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मेन डेफिनेशन जानने से पहले हम लोग उसके बारे में कुछ एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग उस डेफिनेशन को खुद ही समझ जाएंगे। तो इस एक्टिविटी में करना क्या है भाई? 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले लेना है। अब एक बात हमेशा याद रखना है कि किसी भी कंपाउंड के आगे अगर क्रिस्टल वर्ड लगा हुआ है, तो इसका मतलब उसमें कुछ वाटर अटैच्ड है साथ में। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का मतलब हुआ सिर्फ FeSO4 नहीं, बल्कि FeSO4.7H2। तो फेरस फेरस सल्फेट क्रिस्टल का मतलब हुआ FeSO4.7H2। अब इस FeSO4.7H2 को हम लोग एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में डाल देंगे, और उस टाइम उसका हम लोग कलर नोटिस करेंगे। अब इस बॉइलिंग ट्यूब को हम लोग हीट करेंगे बर्नर के ऊपर, और अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कलर चेंज। तो कैसे हुआ ये? हाँ, ये डायग्राम है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया FeSO4.7H2, और इसको हमने किया हीट, और अब हम लोग करेंगे कलर चेंज। नाउ ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि जो ग्रीन कलर का FeSO4.7H2 था, यानी कि जो पहले फेरस सल्फेट का जो कलर था वो था ग्रीन, लेकिन उसको जैसे ही हीट किया हमने, वो बन गया, मतलब ग्रीन से हटके कोई और कलर हो गया। तो ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट गेट्स चेंज। और एक और ऑब्जर्वेशन होता है कि एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर आने लगता है फ्रॉम द बर्निंग सल्फर। सल्फर का जो एक ओडर होता है, एक पंजेंट जैसा ओडर होता है, वो आने लगता है। सो दो ऑब्जर्वेशन होंगे। पहला, जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का ग्रीन कलर होता था वो चेंज हो जाता है। दूसरा, एक सल्फर का कैरेक्टरिस्टिक ओडर आने लगता है। तो चलो अब इसका हम लोग रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो फेरस सल्फेट FeSO4, ये फेरस सल्फेट है। अब इसको हमने किया था हीट। हीट करने के बाद हमें क्या मिला? हमें मिला Fe2O3, यानी कि फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड नहीं, फेरिक ऑक्साइड। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी कि फेरस सल्फेट को हीट करने पे हमें तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स मिले। पहला प्रोडक्ट फेरिक ऑक्साइड, दूसरा प्रोडक्ट SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा प्रोडक्ट SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो क्या हम लोग ये नोट कर रहे हैं कि एक सिंगल रिएक्टेंट है, लेकिन वो इसी सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ तोड़ के डिफरेंट सिंपलर प्रोडक्ट्स बना दिया, डिफरेंट नंबर ऑफ सिंपलर प्रोडक्ट्स बना दिया एक रिएक्टेंट को तोड़ करके। तो बस यही होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसी भी सिंगल रिएक्टेंट, एनी सिंगल रिएक्टेंट gets broken down into simpler product is known as decomposition reaction. अब इसका डेफिनेशन याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? कोई भी सिंगल रिएक्टेंट टूट के डिफरेंट सिंपलर प्रोडक्ट्स बना देता है, उससे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब ये एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ अगेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यानी क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। ये याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं। लाइमस्टोन को जब भी हम लोग हीट करते हैं, देखो उसने फिर सिंपल प्रोडक्ट्स बना दिया। एक कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, और एक कार्बन डाइऑक्साइड।
यानी कि एक जो रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं, दैट इज CaCO3, वो हीट होके बन गया CaO प्लस CO2, यानी कि सिंपलर प्रोडक्ट्स आर नाउ फॉर्म्ड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एग्जाम्पल्स याद रखना है, कहीं भी एग्जाम में पूछा जाए तो फटाक से लिख देना है, अच्छे नंबर मिलेंगे ना. इस रिएक्शन को यानी कि क्विक लाइमस्टोन वाला रिएक्शन को वेरियस डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, वो अभी जानने का जरूरत नहीं है. लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि CaO जो होता है उसे हम लोग लाइम और क्विक लाइम भी कहते हैं. तो कहीं भी क्वेश्चन में अगर लाइन या क्विक लाइन का फॉर्मेशन दिखे या लाइन कहीं भी दिखे तो उसे CaO ही लेना है. और CaO का मेन इस्तेमाल जो होता है वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का होता है. तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इसका बहुत यूज होता है. चलो, अब एक कैरेक्टरिस्टिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, कि जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरिड आउट किया जाता है, यानी कि जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, हीटिंग का इस्तेमाल उसमें किया जाता है. अब देखो तुम लोग यहाँ पे इसको हीट किया जा रहा है, यहाँ पे भी पिछले बार उसको हीट किया जा रहा है. तो यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट का जरूरत होता है. सो इसीलिए इसी हीट का जरूरत जो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, इस कैरेक्टरिस्टिक के वजह से हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं. सो जस्ट बिकॉज डिकम्पोजिशन रिएक्शन requires heat to get carried out, it is also known as thermal decomposition reaction. ठीक है. चलो, अब एक और एक्टिविटी हम लोग लेते हैं. एक 2 ग्राम लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 लेड नाइट्रेट लेना है बॉइलिंग ट्यूब में, और उस बॉइलिंग ट्यूब को फिर फ्लेम ट्यूब पर हीट कर देना है और कलर चेंजेस को ऑब्जर्व करना है. चलो करते हैं ऑब्जर्व. क्या हुआ, ये आया, ये रहा पिक्चर. लेड नाइट्रेट ले लिया इसके अंदर, लेड नाइट्रेट डाला और उसको हीट कर दिया. क्या हो रहा है यहाँ पे, तो याद रखने का है, एक गैस रिलीज हो रही है, रेड ब्राउन कलर की गैस रिलीज हो रही है. ठीक है. चलो अब इसको छोटा करते हैं और मेन रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि रिएक्शन अगर एक बार समझ जाओगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा. सो ये लेड नाइट्रेट है, PbNO3. अब देखो, एक रिएक्टेंट से डिफरेंट सिंपलर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और यहाँ पे हीट का जरूरत पड़ा. दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो लेड नाइट्रेट हीट से टूट के बन गया लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस. अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी रिएक्शन में अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है गैस के फॉर्म में, तो वो ब्राउन फ्यूम्स देगा. अगर आप कहीं भी ब्राउन फ्यूम्स देखें तो समझ जानेगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है. ठीक है. सो PbNO3 PbO में कन्वर्ट होगा, NO2 में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा. और NO2 का जो कैरेक्टरिस्टिक अभी बताया, ब्राउन फ्यूम्स का फॉर्मेशन, यही है इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन, कि इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स टेक्स प्लेस व्हेन lead nitrate is undergoes thermal decomposition. So whenever lead nitrate undergoes thermal decomposition, it leads to emission of brown fumes. ठीक है. चलो, अब ये नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं. तो सारे के सारे हम लोग जो रिएक्शन है वो एक्टिविटी के थ्रू ही पढ़ेंगे, जिससे एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी हम लोग का गेन होगा. अब ये जो एक्टिविटी है, ये अगर किसी ने इलेक्ट्रोलिसिस नहीं पढ़ा होगा, समझ नहीं आया, तो ये पढ़ने के बाद मैं सीधे आपको इसका आंसर बता दूंगा. इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में हम लोग इसको भी फिर से कवर कर लेंगे. इसमें हम लोग क्या करना है, एक प्लास्टिक मग लो, एक प्लास्टिक का मग्गा लेंगे, उसके नीचे 2 होल कर देंगे. प्लास्टिक का मग्गा लेके उसके नीचे 2 होल कर दिया बेस में, और उस बेस में, उस दोनों होल में जो रबर स्टॉपर्स होते हैं, वो रबर स्टॉपर्स को हमने कस दिया, रबर स्टॉपर्स को हमने फिट कर दिया. और उन रबर स्टॉपर्स के अंदर हम लोग कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दिया. चलो इससे देखते हैं. ठीक है. ये जार है, इसमें हम लोगों ने यहाँ होल किया 2 को. ठीक है. ये होल करने के बाद यहाँ पे हमने डाल दिया, ये है रबर स्टॉपर्स, और उन रबर स्टॉपर्स से हमने कार्बन इलेक्ट्रोड को कर दिया अटैच. चलो, ये कार्बन इलेक्ट्रोड हो गया अटैच. अब इन इलेक्ट्रोड्स को हम लोग 6 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच कर देंगे. तो इन इलेक्ट्रोड को हमने कर दिया अटैच एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ. ठीक है. और फिर इसको पानी भर देंगे, इस मग्गे में हम लोग डाल देंगे वाटर. तो ये वाटर इज अ गुड कंडक्टर. ठीक है. उसके साथ साथ ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर. एंड देन वी विल टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स filled with water and invert them over the 2 electrodes. अभी ये जो 2 इलेक्ट्रोड था,
इनके ऊपर हम लोग दो ग्लास टेस्ट ट्यूब ऐसे उल्टा करके फिट कर देंगे। तो ये था रबर स्टॉपर। रबर स्टॉपर के ऊपर हमने फिट किया इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड के ऊपर हमने खाली दो ग्लास के टेस्ट ट्यूब ऐसे फिट कर दिए। नाउ स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus। अब करंट को स्विच ऑन कर देंगे और इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। देखते हैं क्या होगा। सो हमारा ऑब्जर्वेशन ये होता है कि देर इज फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। अगर आप इस फोटो में देखो, बड़ा होगा, हाँ, होगा। देर इज फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, ये छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं इन द बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, बोथ द इलेक्ट्रोड्स। और ये जो बबल है, ये वाटर को डिस्प्लेस कर देते हैं। ये जो बबल है वाटर का जगह लेके वाटर को बाहर डिस्प्लेस कर देते हैं। अब एक बार जो टेस्ट ट्यूब्स है दे गेट फिल्ड विद गैसेस। गैसेस मतलब क्या, वो जो बबल्स निकले वो गैस ही तो है। तो वंस दे गेट फिल्ड विद गैसेस, उन्हें हम लोग टेस्ट ट्यूब्स को आराम से हम लोग निकाल लेंगे, और उस टेस्ट ट्यूब को हम लोग टेस्ट करेंगे बाय वन ब्रिंगिंग देम नियर द फ्लेम, यानी कि माउथ द टेस्ट ट्यूब। तो उन टेस्ट ट्यूब को हम अच्छे से निकालेंगे, एक फ्लेम लाएंगे, कोई भी कैंडल, और धीरे से उस टेस्ट ट्यूब के मुंह पे, यानी कि जो ओपनिंग उसके पास लाके हम लोग उसको गैसेस को चेक करेंगे। ये नहीं जानना है। इस ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कुछ ऐसा ही ड्रिल वाला हो, आंसर लिख देना। कि एक मेजर क्वेश्चन पूछता है कि क्या दोनों टेस्ट ट्यूब्स में गैसेस का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो बोल देना नहीं, दोनों टेस्ट ट्यूब में गैसेस का वॉल्यूम विल नॉट बी सेम। ठीक है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसको क्यों दिया हुआ है, इसका मेन रिएक्शन है कि जो H2 है जो हम लोग डालेंगे, इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से H2 and O2। तो H2 जो है ये कैथोड की तरफ चला जाता है, ऑक्सीजन जो है ये एनोड की तरफ चला जाता है, और H2O का अगर कोई रेशियो पूछेगा तो वो हो जाएगा 2:1। तो ऐसा याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस में जो भी हम लोग टेस्ट ट्यूब डालते हैं उल्टा, उसमें हम कभी भी गैसेस का वॉल्यूम सेम नहीं होता है। और अगर ये सेम एग्जांपल होगा तो H2O का अगर उसमें रेशियो पूछा तो 2:1 लिख देने का आंसर। ठीक है ना। अब ये जो AgCl वाला यानी कि सिल्वर क्लोराइड वाला जो एक्टिविटी है, ये पता नहीं कैसे मैंने लिखा था लेकिन डिलीट हो गया, तो मुझे इसको फिर से लिखना पड़ा। चलो छोड़। इस एक्टिविटी में हम लोग को क्या करना है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लेना है। सिल्वर क्लोराइड मतलब क्या, सिल्वर क्लोराइड AgCl, चाइना डिश में। चाइना डिश में कैसा होता है, ऐसा गोल सा होता है चाइना डिश, उसमें हम लोग को ले लेना है। और इस चाइना डिश को हम लोग को सनलाइट में, दिन की धूप में रख देना है कुछ टाइम के लिए, उसे छोड़ देना है। और उसके बाद कलर चेंजेस ऑब्जर्व करने के बाद हो क्या रहा है धूप के अंदर। तो देखो, AgCl का जो इनिशियल कलर होता है ना, AgCl का जो इनिशियल कलर होता है वो है व्हाइट। लेकिन जैसे ही हम लोग उसको बाद में रख देते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्रे। तो यही है, इस रिएक्शन में वेन एवर सिल्वर क्लोराइड इज प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम, द व्हाइट सिल्वर क्लोराइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्रे। क्यों होता है कन्वर्जन, वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Ag का कलर ग्रेश होता है, AgCl का कलर समथिंग इज व्हाइटिश कलर का होता है। ठीक है। सो दिस is due to decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light। जो AgCl है वो टूट के सिल्वर और क्लोरीन में चला जाता है। कुछ ऐसा ही सेम टाइप का रिएक्शन AgBr सिल्वर ब्रोमाइड भी देता है, वो भी इसी पैटर्न का रिएक्शन देता है। व्हाइट कलर का AgBr ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag एंड Br। तो इतने सारे जो हमने एग्जाम्पल्स देखे, उसमें हमने एक चीज जरूर नोटिस की कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए यार हीट की जरूरत होती है। किसी भी ब्रेकडाउन ऑफ रिएक्टेंट के लिए उसको हीट की जरूरत जरूर हो रही है। और वो हीट की जरूरत किसी भी फॉर्म में हो, या तो वो डायरेक्ट हीट की फॉर्म में हो, या तो वो सनलाइट के फॉर्म में हो, या तो वो इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो था वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन वो हीट की जरूरत पड़ रही है। और हमें ये जानना है कि किसी भी रिएक्शन जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट हो, हीट एब्जॉर्ब हो जाए, वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो इससे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा निकला, द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। जाके एक बार इसके क्वेश्चंस कर लेना, सो दैट इट इज मोर हेल्पफुल फॉर यू टू प्रैक्टिस इन एंड प्रैक्टिस फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।